आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों का मिक्स क्वेश्चन होगा ताकि आपका रिवीजन भी आसानी से हो सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले यदि आप जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी हो वहाँ पे इसे शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा आज का पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। तो दर्पण की सतह पर जो होता है प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है? ये ध्रुव पर होता है। ये ध्रुव, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल रही है इस बिंदु पर, इसी को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं हिंदी में, ध्रुव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, ध्रुव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसके एक और क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो क्वथनांक बिंदु क्या हो गया कि पानी किस बिंदु पर जो है बनना शुरू करते हैं, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जम जाते हैं, बर्फ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी से, ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं वह क्या कहलाता है? देखिए, गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा कर रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? दहन कहलाएंगे। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि जनरली क्या होता है कि हम यही जानते हैं कि जो उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो उष्माक्षेपी कहलाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और गर्मी और जब प्रकाश की बात आ जाए तो ये दहन होगा। और दहन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है? 3 आवश्यक शर्तें हैं कि पहली बात तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दहनशील पदार्थ का मतलब क्या हो गया? जो पदार्थ को जलाना है वो पदार्थ होना चाहिए, तभी तो आप जलाओगे। दहन जलने वाला भी पदार्थ होना चाहिए। अभी ईंट लेके आ जाओगे, पानी लेके आ जाओगे, बोलोगे जलाओ तो जलेगा नहीं। इसलिए पहला शर्त क्या है कि दहनशील पदार्थ होनी चाहिए। ठीक है, यानी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि पोषक होना चाहिए, पोषक पदार्थ होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, दहन के पोषक पदार्थ मतलब क्या? वो पदार्थ जो कि जलने में सहायता करे, जैसे कि ऑक्सीजन होती है ना। आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप पदार्थों को जलाते हैं तो आसानी जलता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया? दहन के पोषक पदार्थ कहलाएगा। तीसरा शर्त क्या है? ज्वलन ताप होनी चाहिए। ठीक है, ज्वलन ताप का मतलब क्या होगा कि कोई भी पदार्थ जो है अपनी ज्वलन ताप पे ही जलेगी। ठीक है, अपनी ज्वलन ताप, जब तक उसको वो ताप नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के लेके जाए और जाके जो है आप, है ना, क्या कीजिए, बड़े से लकड़ी में आप जलाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन वही माचिस की तिल्ली यदि आप कागज में जलाएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि बड़े लकड़ी जो थे उसके ज्वलन ताप नहीं मिला, इसलिए वो नहीं जली। कागज का जो है उस तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से ताप मिल गया, इसलिए वो जल गए, है ना। तो ये होगी सर ज्वलन ताप। और आप इसकी फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके मोमबत्ती होते हैं इसके भाग, ठीक है, तो ये सबसे नीचे जो भाग है ये ब्लैक होते हैं, सबसे नीचे भाग ब्लैक होते हैं। और जो ये भाग देख रहे हैं येलो भाग, ये आपका कहलाता है, ये जो लिस्ट हॉट होते हैं। लिस्ट हॉट का मतलब क्या हो गया कि ये कम इसमें ताप होता है, कम गर्मी होती है इसमें। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप, है ना, मॉडरेटरी, और ये इसमें थोड़ा माध्यम होता है। लेकिन जो ब्लू वाला भाग होता है आपका, ठीक है, जो सबसे बाह्य भाग होते हैं, ये ब्लू वाला जो भाग होते हैं ये सबसे गर्म भाग होता है। और यहीं पे जो होता है कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि पूर्ण दहन यहाँ पे होती है, यही ब्लू वाले भाग में। ठीक है, तो ये मोमबत्ती की संरचना की कुछ बातें हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन पे ही फोकस में करें। तो हमारा जो है वो ये है, और इसके साथ आप कुछ याद रख सकते हैं कि दहन जो है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, और जिस आपको यदि ज्वलन ताप की परिभाषा जानना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसी ज्वलन ताप कहते हैं। और आप यदि दहन का पोषक पदार्थ की जानना चाहें तो ये भी हो जाएगा, जैसे कि बताए थे ऑक्सीजन का पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और ये आप ये 2 बातें ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और हाइड्रोजन का उष्मीयमान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। ये आप 2 पॉइंट जरूर याद रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है। कंडक्टर का मतलब क्या हो गया? चालक। क्या हो गया? चालक। तो चालक का प्रतिरोध किसके समानुपातिक होता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये लंबाई का हो जाएगा, लेकिन केवल लंबाई का होता है ऐसा जरूरी है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं ये किसके किसके क्या होते हैं। तो पहली बात प्रतिरोध किया गया है, तो आपको प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पता होना चाहिए जो कि क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, तो ये कुछ 4 फैक्टर हैं इस पे निर्भर करते हैं। क्या है? चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चालक पदार्थ किस प्रकृति का है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसके प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो अलग अलग चालक तार के अलग अलग प्रकार के जो हमारी तार होती है उसकी अलग अलग प्रतिरोध होगा। जैसे कि सबसे कम प्रतिरोध होगा आपका
चांदी का, ठीक है, फिर तांबा का थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का उससे ज़्यादा होगा। तो अपने घर में जो तार यूज करते हैं उसमें से जो सबसे कम प्रतिरोध होता है वो तांबे का होता है, चांदी का तो करते नहीं है, एल्युमिनियम का उससे अधिक होता है, इसीलिए कहते हैं तांबे की तार अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो अधिक होगी। दूसरा हमारा फैक्ट क्या है कि चालक ताप के ताप पर, तो ताप पर क्या ये निर्भर करते हैं, तो यदि चालक में जो है ताप बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और क्या फैक्ट है इसकी लंबाई पर, लंबाई पे क्या है कि लंबाई बढ़ने पर भी जो होता है आपको प्रतिरोध बढ़ता है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे क्या होता है, ये उसका उल्टा होता है, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये बात ध्यान रखिए कि मोटाई बढ़ने पे चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, क्षेत्रफल मोटाई हो गया है ना, यदि आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये सब पॉइंट हैं जिसके ऊपर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। ये एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा जो है 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है, इसको सोल्व करने का कोई जरूरी नहीं है, आपको बस ये थोड़ा दिया है कंफ्यूजन के लिए, कोई जरूरी नहीं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। मुझसे पूछा क्या है बल्ब कितने पावर का है, तो आप बता दो हमें पावर कैसा मात्रा क्या होता है, पावर का यानी शक्ति कैसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है, तो वाट देख लीजिए कहाँ यहाँ है, ठीक है, वाट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसा मात्रा बताना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, इनमें से कौन जो है किसके, है ना, जो जोड़ा दिया हुआ है सभी ऑप्शन में, तो किसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तभी होगा जब वो एक ही कक्ष का हो, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के समान हो, जब वो एक ही कक्ष के हो, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि आर्गन ये सब क्या है, अलग अलग कक्ष के हैं, कहाँ पोटेशियम होगा आर्गन, ठीक है, अलग अलग के हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोनों एक ही वर्ग का है, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर बोलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, एक समान होगा, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक साधारण आवर्धक लेंस में निम्न शामिल है, ठीक है, आवर्धक लेंस ग्लास पड़ती है ग्लास, चलिए एक ही बात है, ग्लास जो होगा वो भी लेंस की तरह ही काम करेगा। पहली बात तो आवर्धक ग्लास बोल दिए तो सीधा समझ लो कि ये जो होगा हमारा उत्तल लेंस से संबंधित है, तो अवतल को आप पहले ही साइड कर दीजिए। अब बात रही कि ये क्या होगा, तो आवर्धक ग्लास में जो शामिल होगा, ध्यान रखिए, जो शामिल होगा छोटी फोकल लंबाई होगा, यानी फोकस दूरी कम होगा, जितना कम होगा आवर्धक ग्लास उतना बेहतर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी एसिड का मतलब अम्ल, सभी अम्ल के लिए आम तत्व है। आम तत्व का मतलब कोई आम खाने वाला आम नहीं, बल्कि इसका कहने का मतलब है सभी अम्ल में निश्चित रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब का सब अम्ल है, क्या है, अम्ल है। यदि इसके अम्ल की बात किया जाए तो ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, तो ये सारे अम्ल हैं। और इन सब में क्या खास बातें हैं, खास बात ये है कि इन सब में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यदि आप इसे जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि जितना भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य की जो अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है, कहाँ से लगाया जा सकता है। देखिए माना जाता है कि जो मनुष्य की प्रथम प्रजाति की खोज हुई थी, उसकी जो अवशेष या कुछ सबूत मिले हैं वो अफ्रीका से मिले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा अफ्रीका मूल। चलिए इसको और समझाते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका मूल से आप पता लगा सकते हैं। और ये जो है यदि आपसे कहा जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है, किस महादेश में हुआ, अफ्रीका एक महादेश है, ठीक है, क्या है, महादेश है, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तो मनुष्य का जो जन्म हुआ है सर्वप्रथम वो अफ्रीका महादेश में माना जाता है, ठीक है। और मानव का जो जन्म हुआ है ये किससे हुआ है, तो ये साइंटिफिक भाषा में इसको बोलते हैं ट्रायोपिथेकस से हुआ है, किससे, ट्रायोपिथेकस से हुआ है। और इसकी प्रथम पीढ़ी को जो है ब्रह्मापिथेकस कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मापिथेकस इसको कहते हैं। और हम लोग जो अभी आधुनिक मानव है इसको क्या कहते हैं, होमोसेपियंस कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोसेपियंस हम लोग, ठीक है, आधुनिक मानव जो है। और आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वो कौन है, निएंडरथाल को माना जाता है, किसको, निएंडरथाल, ठीक है। और ध्यान रखिए कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति जो हुआ है कब हुआ है, तो ये 4000
BC में हुआ है। 4000 BC का मतलब है 4000 ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व समझ में आ रही बात। ये क्या होते हैं, अभी जो 2020 है, ये 2020 को पहले हटा दो तो आपका शुरुआती कैलेंडर आ जाएगा, और शुरुआती कैलेंडर से आप 4000 पहले चले जाओ, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट BC का मतलब। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मज़ेदार है। यदि आपको पसंद आ रहा है जरा सा भी तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है, करना ही करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है, डाउट तो इसे रहने देंगे, लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक होगा हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 आबंध बनाने में भाग लेते हैं। ये जो N2 बनता है, N2 जो बनता है, इसको बनाने में कितने जो है इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, कितने आबंध, कितने बंधन जो है इसमें बंधन बनाने में भाग लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए, बंधन नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, ठीक है। तो पहले तो आपको हम ये हटा देते हैं, ये ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पे आप संरचना बना के रखें पहले से, आपके लिए सुविधा हो। देखिए N2 बनता कैसे है, तो ये इस तरह से आता है, और इसकी संरचना जब करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का सजा करते हैं। तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया ये कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या से N2 बनता है, देख सकते हैं ये N2 बना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व में समान कैसे होता है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है समान वर्ग के तत्व में, जैसे ना वर्ग समान है, नहीं इसके पहले क्वेश्चन आया था आपको, यदि याद हो तो, यदि वर्ग समान है तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समान होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। देखिए परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या कहाँ समान होगा, अपने एक तत्व का अपना अलग परमाणु संख्या होता है, अलग अलग तत्व की अलग अलग होती है, सेम नहीं हो सकती कभी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक समान होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी, ठीक है, जिसको M4 ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी को उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो वो कौन हो जाएगा इसमें से बताइए, ये एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम के साथ आपको एक और रखना है याद, जिंक, ठीक है, क्या जिंक। तो जिंक भी जो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड इसके भी होते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम और जिंक ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा किसको निकाल सकते हैं, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। और यहाँ पे यदि आपको हम दिखा दें कि केवल एल्युमिनियम ही नहीं, जैसे कि आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का भी जब आप विद्युत अपघटन करते हो तो ये इस तरह से भी करके निकाल, सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देते हैं, और उसी तरह से एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं आप, सोडियम का भी कर सकते हैं, और जल का भी। तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो है ना, आप आंसर दे सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में एल्युमिनियम था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करते हैं। तो आवर्त तालिका में जो तत्व का गुणधर्म है वो किस पे निर्भर करते हैं, वो उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पे, परमाणु संख्या पे। अब देखिए यहाँ पे जो है बड़ा क्वेश्चन अच्छी करके ऑप्शन दिया है कि प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या कहते हैं, लेकिन जब हम गुणधर्म के टर्म में शब्द प्रयोग करते हैं वो परमाणु संख्या ही कर लेते हैं। हालांकि प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या दोनों सेम है, दोनों एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर आपको परमाणु संख्या में देना है, ठीक है, यही माना गया है ऑफिशियल इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, रोड और कौन पाए जाते हैं। तो रोड और कौन कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है ये आंख से संबंधित है ना, माना में तुम्हें पढ़े होंगे, आंख से संबंधित है। रोड, आर से रोड, आर से रात, ये रात को जो आपको थोड़ा बहुत दिखता है वो इसी की वजह से दिखता है, ठीक है। अब कौन जो होते हैं ये दिन में हम लोग को देखने में सहायता करते हैं, और जिसमें ये रोड जो है पाया जाएगा, अच्छा, तो उसको जो है रात में देखेंगे, उल्लू में रोड पाए जाते हैं, है ना, कौन नहीं पाए जाते हैं। तो रोड पाए जाते हैं उसमें, तो इसीलिए क्या होते हैं वो रात को देख पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य जाति एक पुरुष के लिए, एक पुरुष को X गुणसूत्र उसके डैश से प्राप्त होता है। तो पुरुष को जो है, पुरुष को जो X शुक्राणु उसकी डैश से प्राप्त होती है। देखिए पहली बात क्या कर रहे हैं, X शुक्राणु। तो शुक्राणु यहाँ पे जैसे बात आ गया, शुक्राणु को किससे प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ शुक्राणु के जगह जो है क्रोमोसोम होता, अच्छा, ठीक है, क्रोमोसोम होता। तो ये किससे प्राप्त होता है, माता से, किससे, माता से। देखिए पुरुष के पास तो XY होता है ना, क्या होता है, XY पुरुष के पास, ठीक है, और महिला के पास XX, ठीक है। तो X जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, ठीक है, माता से मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर। तो आप ध्यान रखिए, सिंपल से याद रखिए कि मोस्ले को छोड़ के
जितने भी थे सब का क्या था, परमाणु द्रव्यमान पे ही उनका वर्गीकरण था। एक मोस्टले थे जो कि परमाणु संख्या पे लिए। तो ऑप्शन खोज लीजिए किसमें जिसमें मोस्टले नहीं हो। तो इन दोनों में मोस्टले, इसे हटा दीजिए, लास्ट में मोस्टले है, इसे भी आप हटा दो, तो बचा हमारा ऑप्शन सी, इनका था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि उधातुओं में से कौन सा चमकदार होता है। तो उधातु है लेकिन क्या है, चमकदार है। ये हमारा राइट आंसर वायुदेव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है। प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। तो प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करते हैं, वायु। देखो ऑप्शन कमाल का है, वायु पहले है तो आंसर वायु हमारे बनेगा। वायु नहीं, निर्वात में होगा, पहले का निर्वात में। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है टेबल दे दिए हैं ताकि किसमें कितना प्रकार की जल होता है आपका एक बार फिर से अच्छा रिवीजन हो जाए, और जिसको याद नहीं वो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, और उसके बाद जो होता है वो आपका हवा में होता है, और फिर आपका जो होते हैं प्रकाश की जल किसमें होते हैं, पानी में होते हैं, और फिर आपका ग्लास में होता है। तो ये आप नंबर याद रख सकते हैं, इस तरह से होता है। तो इसका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। निर्वात नहीं होता तब वायु होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। यहाँ ध्यान रखिए, परमाणु द्रव्यमान पूछा है, परमाणु संख्या नहीं। ठीक है, तो कई बच्चे मार देंगे सीधा ऑप्शन ये देखेगा 20, कैल्शियम 20 से आंसर तो गलत हो जाएगा। कैल्शियम 20 उसकी परमाणु संख्या है, और इसका दुगुना जो होगा इसका द्रव्यमान होगा, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 40 होता है द्रव्यमान से, जरूरी नहीं कि दुगुना हो, लेकिन अधिकांश केस में दुगुना होता है। याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से वायु से है। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। तो विखंडन के सीधा सीधे कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा सा समझाते हैं आपको विखंडन। तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन मतलब क्या हो गया कि एक जो है जीव से ये 2 जीव बनेगा। क्या बनेगा, 2 जीव। ठीक है, यही क्या हो गया द्विखंडन, 1 से 2 में बदल गया। ठीक है, द्विखंडन जैसे कि अभी हम ये यहाँ देख रहे हैं। और वहीं पे आप देख सकते हैं बहुखंडन में क्या होता है कि इसमें एक जीव से जो है कई सारे, है ना, कई सारे जीव बन जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा ये सब जीव आंखें बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया विखंडन। तो ये विखंडन 2 प्रकार का, या तो द्विखंडन होगा नहीं तो बहुखंडन होगा। ठीक है, आप यहाँ जो है इसका परिभाषा देख सकते हैं। यदि आपको परिभाषा चाहिए तो यहाँ परिभाषा दोनों का देख सकते हैं। आप ही के लिए यहाँ पे लाए नहीं तो कोई मतलब बनता होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में लाल संवरणीय संयोजी उत्तक है। तो लाल संवरणीय संयोजी उत्तक कौन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रुधिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव अनिषेचित अंडे में होते हैं। अब देखो अनिषेचित अंडे, अनिषेचित अंडे का मतलब क्या हो गया कि जो अंडाणु जो है निषेचित नहीं हुआ, तो कौन बच जाएगा, अरे कौन बच जाएगा, एक्स ही बचेगा। ठीक है, क्या एक्स कौन हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन जरा है ना देखने में बड़ा है, और है कुछ भी नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करती है, एक्स जो है ऑक्साइड का निर्माण करे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ना सूत्र दिया है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह में होने की संभावना है। यानी कि ऑप्शन में आता तो दिया किसकी तरह होगा। तो ये यदि इसका सूत्र है तो आपको सूत्र के बारे में ध्यान होना चाहिए कि यदि एक्स तत्व है तो एक्स का जो संयोजकता होगा वो इसके बगल वाले के साथ, पड़ोसी के साथ गुना होगा। तो वो ओ में कितना गुना है, 3 है। यानी एक्स में एक्स का जो संयोजकता हो गया 3 हो गया। इसमें से किसका संयोजकता 3 होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। समझ में, एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है। तो ये आपको ये सूत्र पहचानने के लिए आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। हमको खोजना, जो सही नहीं है उसी को खोजना है। कौन सही नहीं है क्षार के संबंध में, ध्यान रखिए क्षार के संबंध में। तो ऑप्शन है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अच्छा चलिए, इनका स्वाद कसेला होता है। ठीक, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं। जलीय विलेय में OH का OH प्लस का निर्माण करती है। भाजी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का निर्माण करती है। ठीक है, प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस का निर्माण करती है। इसका एक ये हो गया। और साथ में ये भी गलत है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो लाल क्षार नहीं करता, लाल जो करता है वो अम्ल करता है। समझे ना, लाल कौन करता है, अम्ल करता है। तो यहाँ तो OH प्लस था, तो इस वजह से ये भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही मिस्टेक दिया है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा 2 होता है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं OH माइनस में हमेशा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसे माइनस मान के पढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही नहीं है, ये अम्ल की गुण है। ठीक है, किसकी गुण है, अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई। तो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की, बता सकते हो।
ये आपके 5 अवस्था देखिए, 3 तो सभी जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, 3। चौथा क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये है 5 अवस्था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित है? ये तो मोस्टली हो जाएगा, मोस्टली कोई मोस्टली लिख देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान क्या होगा? देखिए ये जो 80 डिग्री कोण दिया है किसके बीच का है? आपतित किरण और परावर्तित किरण। चलिए आपको यहाँ फिगर में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप दर्पण देख सकते हैं, ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसके बीच ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो इन दोनों का जोड़ जो है 80 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया है? 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों बराबर के होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए, 2 हो गए, तो 2 बराबर दिया है 80, तो 1 बराबर कितना? 40 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन 40 यहाँ होगा, ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए बच्चे लोग केवल रासायनिक परिवर्तन देख लेंगे, जबकि क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लोहे में जंग लगना रासायनिक है, दूध का दही बनना ये भी क्या है? रासायनिक है। रासायनिक परिवर्तन होता है क्या? ये जान लो। देखिए पदार्थों में जो परिवहन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक होता है और एक आपका भौतिक होता है। तो भौतिक में क्या हो गया कि यदि ये रूप बदल भी लिया तो वापस से अपने मूल रूप में आ जाएंगे। रासायनिक में क्या हो गया कि एक बार रूप बदल लिया तो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जो वापस आ सकते हैं अपने रूप में वो भौतिक का, जो बदलने के बाद कभी नहीं आएगा वो रासायनिक, ठीक है। तो लोहे में जंग लग गया तो लग गया, अब फिर वो ठीक ठाक रहने वाला है। दूध का दही बनना, दूध से दही बन गया, दही बन गया तो दही से फिर वापस आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी रासायनिक हो गया। ये भी क्या हो गया? रासायनिक हो गया, ठीक है। तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन, हाँ जल का जलवाष्प में, जल से जलवाष्प बनेगा तो वाष्प से फिर जो है वो बादल बनेगा, बादल से वर्षा बन के फिर वो वापस से जल बन जाएगा। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन, और हमको यहाँ पे खोजना भी था भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये वाला और ये शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना। तो शरीर में भोजन का पचना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। समझ रहे हो आप? इसको आसानी से समझ सकते हैं ना। अरे भाई जो आप खाना खाओगे, जो भोजन खाओगे वो पच गया तो फिर से वो भोजन आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। ऐसा कर पाते तब का है ना आदमी पेट के लिए बढ़ता, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये हमारा रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खास है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है? बताइए क्या होता है? ये हमारे लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट क्वेश्चन को आपके लिए और इस लास्ट क्वेश्चन को बाद में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या कमेंट के जरिए आप हमें इसका आंसर बताइए, वहीं बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है? तो हो गया। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको देखें। चलिए ठीक है, बाय बाय।